प्रीति विक्रम के इस कदम से चौंक गई थी। उसने विक्रम के आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ, अब डंडी से नहीं पकड़ोगे? विक्रम ने उसे देखकर कहा, अब अपनी पत्नी को गोद में लिया है, वो भी हक से, तो अब उसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों, पर प्रीति को विक्रम का इस तरह हक जताना अंदर तक सुकून दे जाता था। प्रीति ने भी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ विक्रम के गले में डाल दिए। विक्रम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुधा को तुमने ही गिराया था ना? प्रीति की धड़कनें विक्रम की करीबी से बढ़ रही थी। कुछ अलग सा ही एहसास था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी सांसों को थामते हुए कहा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और पता नहीं कब से मुझे परेशान कर रही थी, तो इस बार बस थोड़ा सा मैंने भी उसे परेशान कर दिया, और कुछ नहीं। उसने अपनी पलकें झुका ली। विक्रम का ध्यान ना चाहते हुए भी प्रीति पर चला गया। उसकी नजरें प्रीति के चेहरे से हटी नहीं रही थी। उसकी झुकी हुई पलकें उसका ध्यान बार बार खींच रही थी। वो उसे ऐसे ही देखते हुए चलने लगा। प्रीति ने नजरें उठाकर उससे कहा, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, वहां सब क्या सोचेंगे? विक्रम ने उसे नीचे नहीं उतारा और ऐसे ही थामे हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी तुम इतनी भी भारी नहीं हो। प्रीति मुस्कुराकर उसे देखकर बोली, क्यों, अब आपको मैं 100 किलो की नहीं लग रही? वैसे सच कहूं, आप थोड़े खुसट जरूर हैं, पर दिल से सच्ची बहुत ही अच्छे हैं। यदि मैं समीर से प्यार नहीं करती तो आपको मैं छोड़ने के बारे में सोचती भी नहीं। विक्रम को समीर का जिक्र प्रीति के मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहली बार उसे अपना दिल छलनी हुआ सा महसूस हुआ था। प्रीति को थामे हुए वो वहां आया और सभी उन दोनों को ही देख रहे थे। नानी जी मन ही मन मुस्कुरा उठी और मन में बोली, भगवान जी, इनकी जोड़ी बनाए रखना। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। विक्रम ने संभल कर उसे बिठाया और सभी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उधर सुधा मन ही मन कूद रही थी। उसने मन में कहा, अब आंटी को इस चीप लड़की की हरकतें नहीं दिखी, नहीं देखा कैसे एक्टिंग करके विक्रम से चिपक कर यहाँ आई है। हाँ, देख लूंगी इसे, तो आज का बदला तो लेकर ही रहूंगी। उधर पुणे में बहुत देर तक तनु ड्राइंग में अपने को उलझाती रही। फिर उसने देखा सभी चले गए हैं और अरुण भी वहां टेबल पर बैठा सो रहा है, तो वो उसके पास आकर बोली, तुम आराम कर लो, मैं यहाँ हूँ। अरुण ने कहा, पर ऑपरेशन के बाद यदि कुछ दवा की जरूरत होगी तो? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम भी जाओ, और हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना। अरुण भी कुछ सोचता हुआ वहां से चला गया। तनु भी गहरी सांस लेकर रूम के अंदर आई। उसने नर्स से कहा, प्लीज आप तो है यहाँ, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? नर्स ने देखा था पिछली रात तनु साथ ही थी, तो उसने भी हाँ कह दिया, पर हिदायत भी दी यदि पेशेंट को होश आए या कुछ परेशानी हो तो उसे बुला ले। तनु ने सर हिला दिया। तनु थकी हुई सी तेज के पास आकर उसके माथे पर किस करके बोली, अब बस भी कीजिए, बहुत सता लिया आपने। इतना समय तो मैंने भी नहीं लिया था जब आप मुझे मनाने काठ गोदाम आए थे। हम जल्दी ही घर जाएंगे। वो तेज के बगल में ही लेट गई। उसने एक और पलंग तेज के बगल में ही लगवा लिया था। वो उसका हाथ थामे बहुत देर तक देखती रही, फिर नींद के आगोश में चली गई। दिल्ली में सभी दिल्ली पहुंच गए थे और विक्रम के घर आ गए थे। कल कुलदेवी की पूजा थी, इसीलिए प्रीति को नानी जी के साथ उनके रूम में ही रोक लिया गया था। विक्रम अपने रूम में आया और अपने आदमियों को फोन लगाकर बोला, तुम लोगों को मैंने कब से कुछ काम दिया था, वो अभी तक हुआ या नहीं? मैंने कहा था पता लगाने। शिमला में प्रीति के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें किसका हाथ है? अभी तक तुम लोगों ने पता लगाया या नहीं? और हाँ, जल्दी मुझे पता लगाकर बताओ कि अभी जो मीडिया में खबर फैली हुई थी उसमें किसका हाथ है? मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ। फिर विक्रम बेसब्री से अपने रूम में टहलने लगा। ऐसा लग रहा था जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। विक्रम ने जो भी कुछ सोचा था सब कुछ उससे उल्टा हो रहा था। पहले प्रीति के ऊपर हमला, फिर बाद में होटल के कमरे में किसी का चोरी छिपे फोटो खींचना और उसे मीडिया में पब्लिश कराना। ये किसी की सोची समझी चाल ही लग रही थी। एक मन तो सुधा की बातों में था, पर पता नहीं क्यों उसका मन प्रीति पर अविश्वास करने का नहीं था। उधर दिल्ली में राजवीर भी अपने घर आ गया था। अंगद जी और गुरप्रीत जी फोन बंद करके बैठे हुए थे। इन 2 दिनों में कितना कुछ घट गया था, ये राजवीर को तो घर आकर ही पता लगा। घर आते ही उसने अंगद जी से पूछा, आपने फोन क्यों बंद करके रखा था? और मम्मी, आपका भी बंद था। पंकज जी ने उदासी भरे लहजे में कहा, तुम्हारी बहन ने जो किया उससे तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मीडिया में इतनी खबर फैल गई
कि हर जगह से मेरे पास फोन आने लगे कि उस खबर में कहीं प्रीति ही तो नहीं है। सभी कंफर्म करना चाहते थे और जब मैंने वो खबर देखी तो मेरा सिर ही घूम गया कि प्रीति ऐसा काम कैसे कर सकती है। राजवीर ने चौंकते हुए कहा, पर प्रीति ने तो विक्रम से शादी कर ली है, इसमें ये इतनी बड़ी खबर कहाँ से हुई? अंगद जी और गुरप्रीत जी दोनों एक साथ ही बोले, क्या प्रीति ने विक्रम से शादी कर ली? राजवीर भी हल्के गुस्से के साथ बोला, हाँ, और मुझे भी पता नहीं था दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अंगद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तब तो ठीक है, पर प्रीति से कहना इस घर में दोबारा ना आए। राजवीर ने परेशान होते हुए कहा, पर ऐसा क्या हुआ है पापा? प्रीति ने तो बस शादी की है, आप चाहे तो न्यूज देख सकते हैं। रुकिए, मैं टीवी ऑन करके दिखाता हूँ। अंगद जी गुस्से में अपना मोबाइल उसके सामने करके बोले, लो ये वीडियो तुम ही देख लो, इसके बाद तो शायद तुम भी अपनी बहन को माफ नहीं कर पाओगे। राजवीर ने परेशान होते हुए उनका मोबाइल लिया। उसने वीडियो प्ले किया जिसमें विक्रम प्रीति को थामे हुए दिखाई दे रहा था। उसके बाद कुछ एडिटेड फोटोज थी। राजवीर ने गुस्से में कहा, पता नहीं ये किसका काम है, हो सकता है उनकी शादी के बाद किसी ने ये फोटो खींची हो, पर जहां तक मैं प्रीति को जानता हूँ वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। और विक्रम, वो तो शिल्पा का दोस्त है और जहां तक मैंने उसे जाना है वो भी शरीफ आदमी है, तो दोनों इस तरह की कंडीशन में शादी के बाद ही हो सकते हैं। पापा, अब इस पर ध्यान मत दो, दोनों की अब शादी हो गई है, प्लीज प्रीति को माफ कर दो। अंकल जी गहरी सांस लेकर बोले, मैंने जो बदनामी झेली उसका क्या, और लोगों की बातें सुनी उसके लिए मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता। क्या इसलिए मैंने उसे काठगोदाम जाने की परमिशन दी थी? राजवीर कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस इतना ही कहा, पापा कल विक्रम के घर जाना है, उनके मम्मी पापा ने हमें बुलाया है, शायद वो भी कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। गुरप्रीत जी अभी भी अंगद जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी। उन्हें देखकर अंगद जी ने हाँ कह दिया। फिर राजवीर ने ऑर्डर करके बाहर से खाना मंगवाया और सभी खाना खाकर आराम करने चले गए। राजवीर के मन में अभी भी उथल पुथल चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने अंगद जी को तो समझा दिया था, पर मीडिया में जो न्यूज आई थी वो प्रीति की शादी के पहले कैसे आ गई? उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे विक्रम और प्रीति पर गुस्सा आ रहा था। वो आंख बंद करके लेटा ही था कि उसके पास शिल्पा का फोन आया। शिल्पा ने राजवीर से कहा, तुम्हारी बात हुई पापा से? राजवीर ने अनमने मन से कहा, हाँ, मैंने उन्हें मना लिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा शिल्पा, मीडिया में प्रीति और विक्रम को लेकर कुछ न्यूज फैली हुई थी जो कहीं से भी उनकी शादी के बाद की नहीं थी। शायद उसके बाद ही दोनों ने शादी की है, पर दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिल्पा ने चौंकते हुए कहा, किस तरह की न्यूज? राजवीर ने कहा, वो प्रीति और विक्रम एक दूसरे के करीब, और वैसे ही उनकी कुछ फोटो भी थी जो कहीं से भी हम जैसे लोग नहीं देख पाते। शिल्पा ने अपना सिर पकड़ लिया और मन में कहा, ये दोनों तो मेरी सोच से भी आगे निकल गए। कहीं शादी के पहले? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? विक्रम ऐसा कभी नहीं कर सकता, और प्रीति, उसे तो मैं शादी के बाद अच्छे से जान गई हूँ, वो भी ऐसी लड़की नहीं है। फिर क्या बात है? शिल्पा सोच में पड़ गई। फिर शिल्पा ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, ठीक, कल जाकर मिल लेना, तब समझ में आएगा ये न्यूज आखिर फैली कैसे। बस गरम मत होना, फूटना मत वहां जाकर, ध्यान से बात करना और सुनना। राजवीर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम तो मुझे ज्वालामुखी समझ रही हो, चलो फोन रख दो, मैं सो रहा हूँ। फिर शिल्पा ने भी मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहा और फोन रख दिया। उथल पुथल तो अब शिल्पा के दिमाग में भी मच गई थी। आखिर ये हो क्या रहा है? उसे भी माजरा समझ के बाहर नजर आ रहा था। पुणे में सुबह ही डॉक्टर ममता, डॉक्टर पटनी और डॉक्टर नवीन तेज का चेकअप करने के लिए आ गए थे। अभी भी तेज को होश नहीं आया था। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। डॉक्टर ममता ने चिंता भरे स्वर में कहा, मैंने अपना बेस्ट दिया है इनकी सर्जरी में, पर अभी तक इन्हें होश क्यों नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ममता ने डॉक्टर पाटनी से कुछ डिस्कस किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बाहर के किसी डॉक्टर से बात की और एक डिसीजन लिया। उन्होंने तनु को अपने केबिन में बुलाया। तनु दादाजी के साथ डॉक्टर ममता के केबिन में आई। आते ही उसने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी की बात है? डॉक्टर ममता ने डॉक्टर पाटनी और डॉक्टर नवीन की ओर देखकर कहा, शायद बहुत बड़ी परेशानी है, और आप जानती हैं अभी तक तेज प्रताप को होश नहीं आया है, जो एक तरह से खतरे की घंटी है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, पर अभी तक होश क्यों नहीं आया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है,
उन्हें इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। अब वहीं इनका इलाज हो पाएगा। दादाजी ने तनु की तरफ देखकर कहा, मुझे मेरा पोता किसी भी हालत में बिल्कुल ठीक चाहिए। यदि आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से वो एकदम ठीक हो जाएगा तो आप उसे वहां भेज दीजिए। और मुझे वहां के डॉक्टर्स पर वैसे भी भरोसा है, क्योंकि वहां के डॉक्टर्स ने ही मोहित को भी उसके पैरों पर खड़े होने में मदद की थी। तनु चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अभी उसका 9वां महीना भी चालू हो गया था और वो चाहकर भी तेज के साथ नहीं जा सकती थी। दादाजी ने कहा, आप बस भेजने की तैयारियां कीजिए, हम तैयार हैं। जितना भी पैसा लगेगा हम लगाने को तैयार हैं। फिर दादाजी ने तनु के हाथों को पकड़कर उसे हौसला दिया और दोनों ही तेज के रूम में आ गए। तेज को देखते ही तनु की रुलाई फिर फूट पड़ी। उसने अपने मन में कहा, क्यों ये जुदाई के पल खत्म होने का नाम नहीं लेते? जब से मिले हैं कभी ठीक से रहे ही नहीं। दादाजी ने तनु को देखकर कहा, बस कुछ ही समय की बात है। यदि तेज पहले जैसा हो जाता है तो मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा खुश तुम होंगी। बस कुछ समय के लिए अपने आप को मजबूत करके रखो। शायद आज ही तेज को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। तनु ने अपने आंसुओं को रोककर कहा, हाँ मैं भी चाहती हूँ वो ठीक हो जाए। वैसे भी शारदा माँ और पापा है वहाँ और मोहित भी है, सभी मिलकर उनका ध्यान रख लेंगे।